103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानियां व योग की भूमिका विषय पर विशेष परिचर्चा। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी नेगी और योग प्रशिक्षक भूपेंद्र देव। इनसे बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर ने। लीजिए सुनिए। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्जवल शर्मा। आज है 7 अप्रैल और आज का दिन पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। यह दिन हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और बेहतर जीवन शैली अपनाने का संदेश देता है। उद्देश्य यही है कि दुनिया भर के लोग, जितने भी लोग इस विश्व में रह रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग व सतर्क हों। केवल शारीरिक स्वास्थ्य की हम बात नहीं करेंगे, उसमें शारीरिक, मानसिक हर तरह का स्वास्थ्य होता है और इसी पर केंद्रित हमारी आज की परिचर्चा है। आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं जो स्वास्थ्य के अलग अलग पहलुओं पर हमारी जानकारी बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी नेगी जी, जो हृदय स्वास्थ्य और उससे जुड़ी सावधानियों पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षक भूपेंद्र जी, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग की भूमिका पर बात करेंगे। तो डॉक्टर पीसी नेगी जी और भूपेंद्र जी, आप दोनों मेहमानों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर पीसी नेगी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो दिन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो इस पर चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। उज्जवल जी, हर साल जैसे आपको मालूम है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO दुनिया भर में जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल करता है जी। और WHO की ये पहल रहती है कि विश्व के सारे कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जोड़ा जाए, कई सारे संगठनों को जोड़ा जाए और इसके माध्यम से ये कोशिश करती है कि हर कंट्री अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करें ताकि जो बीमारियां इसकी जो भी आज हम देख रहे हैं कि खासकर जो क्रॉनिक डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स है, हार्ट के मरीज है, डायबिटीज के मरीज है, इनको किस तरह से हम इनकी रोकथाम कर सकें जी। तो ये जो पहल रहती है WHO की, हर साल स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज पे ये नए थीम्स लाती है। इस बार का जो थीम है, जैसे आपने बताया कि हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर जी, तो ये बड़ी सोचा समझा एक थीम है, क्योंकि अगर हम देखें आज हार्ट की बीमारियां खासकर इनके जो मरीजों की तादाद है पहले के बनिस्बत काफी ज्यादा है। कहीं ना कहीं इसका जो ओरिजिन है मैटरनल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। जब गर्भवती महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है तो गर्भ में पल रहा बच्चा अगर उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन ना मिले तो उसके डेवलपमेंट में असर पड़ता है और कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन का, वो आगे जाकर इस तरह के बच्चों में मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए इस साल जो WHO का जो फोकस है, किस तरह हम प्रेग्नेंट वुमेन की न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दें और प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी मेडिकल डिजीज होते हैं, जैसे BP होता है, कईयों को डायबिटीज होता है, मोटापा है या और भी चीजें हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु को अफेक्ट कर सकता है, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो अगर हम मैटरनल न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, संतुलित आहार इंश्योर कर सकते हैं, अंडर न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो नॉर्मल बर्थ वेट होते हैं जी। ये देखा गया है कि जिन बच्चों का बर्थ के टाइम पे वेट कम हो, ऐसे बच्चे आगे जा करके जब उनको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है खाने के लिए तो एकदम से ओबीज हो जाते हैं, मोटापा उनमें ज्यादा होता है बाकी बच्चों के बनिस्बत। तो यही एक शुरुआती दौर होता है जो आगे जाकर के BP, शुगर, इस तरह की बीमारियां हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होने का जो रिस्क रहता है इन बच्चों में ज्यादा रहता है। बिल्कुल। भूपेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमूमन लोग समझते हैं कि शारीरिक तौर पर अगर लोग स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हैं, लेकिन एक टर्म आता है संपूर्ण स्वास्थ्य का, कि हम हर तरह से स्वस्थ हों। तो संपूर्ण स्वास्थ्य यानी समग्र स्वास्थ्य के बारे में श्रोताओं को बताएं और योग का हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी देखिएगा, इसके लिए मैं आपको आयुर्वेद की तरफ ले जाना चाहूंगा। आयुर्वेद में कहा गया है समदोषो समग्निश्च
सम धातु मल क्रिया जी। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्याविद्यते। यानी कि जिस व्यक्ति के दोष, अग्नि, धातु और मल ये चारों समस्थिति में हो, संतुलित स्थिति में हो, और इसके साथ साथ जिसकी इंद्रियां, जिसका मन और जिसकी आत्मा प्रसन्न हो, वही व्यक्ति जो है एक स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसको अगर हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखें तो इसमें 3 टर्म यूज उन्होंने की है। एक तो शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आध्यात्मिक। दोष, अग्नि, धातु और मल ये तो शरीर, स्थूल शरीर के पड़ाव है, और उसके बाद मानसिक पहलू में उन्होंने मन और हमारी 10 इंद्रियों को जोड़ दिया, और आध्यात्मिक पहलू में आत्मा को जोड़ दिया। इस परिभाषा से हमें यह पता चलता है कि एक स्वस्थ पुरुष केवल शारीरिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तो केवल स्वस्थ नहीं है वो, तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा और आध्यात्मिक रूप से उसे प्रसन्न रहना पड़ेगा, तब जाकर के एक व्यक्ति परिपूर्ण तरीके से स्वस्थ होता है। दूसरा, आपने इसी में बोला कि योग जो है हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए किस तरह से सहायक है, किस तरह से सहायता करता है। देखिएगा, योग इन तीनों स्थितियों में आता है और इन तीनों स्थितियों के माध्यम से जो है अभ्यास के माध्यम से इन तीनों स्थितियों को संतुलित करने का कार्य करता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जो आसन है हमारे, वो स्थूल शरीर को संतुलित करने के लिए कार्य करते हैं जी। हमारी जो प्राणायाम है, प्राणायाम हमारे मन को संतुलित करने के कार्य करते हैं, मन और हमारी इंद्रियों को संतुलित करने का कार्य करते हैं। और उसके बाद जो ध्यान आ गया, समाधि वगैरह जो आगे की स्थितियां आ गई, धारणा, ध्यान और समाधि, वो क्या कर रही है, वो हमारा जो आध्यात्मिक पहलू है उस आध्यात्मिक पहलू को छूने का कार्य कर रहा है जी। तो इस तरह से समग्र स्वास्थ्य की जो परिभाषा आयुर्वेद में बताई गई है, उस पर योग कहीं ना कहीं खरा उतरने का जो है प्रयास कर रहा है और एक अच्छे रिजल्ट के साथ इसमें आगे चल रहा है। यानी संपूर्ण स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, अमूमन लोगों को लगता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको शुगर नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है तो वे खुद को स्वस्थ मानते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वस्थ होने में और स्वस्थ दिखने में क्या फर्क है? क्योंकि बहुत सी डिजीज एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, उनमें कोई सिम्टम नहीं होता, जैसे क्रॉनिक डिजीज होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो अस्वस्थ हैं, और एक स्टेज आती है कि डिजीज इतनी एडवांस हो जाती है कि शरीर को दिक्कत मिलना शुरू हो जाती है। उज्जवल जी, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि लोगों की जनरली ये धारणा रहती है कि अगर उनको कोई लक्षण नहीं है या उनको दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो वो स्वस्थ है। ये अपने आप में गलत धारणा है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि कई बार मरीजों का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, उनको ना सिर में दर्द है, ना तकलीफ किसी किस्म की है। उसी तरह कईयों का ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है तो उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। वैसे ही जो कोलेस्ट्रॉल कईयों के काफ़ी ज़्यादा रहता है, उनके कोई लक्षण नहीं होते। तो ये जो चीज़ें हैं कि लक्षण ना होना अपने आप में कोई नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है। तो इसमें इम्पोर्टेंस यही है कि स्क्रीनिंग बड़ी ज़रूरी है जी। कि हर व्यक्ति को 30-40 साल की उम्र के बाद कम से कम साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि यही एक एस्टेब्लिश्ड कारण है जो आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करती है और जो आगे जाकर के सीरियस कॉम्प्लिकेशन को जन्म दे सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ, या किडनी खराब हो गई, विजन चली गई, हार्ट फेल हो गया। तो ये सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का जो कारण है ये मुख्य रूप से यही है कि बीपी का ज्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना और शुगर का ज्यादा होना, जो मोस्टली कई मरीजों में इस बीमारियों के कोई लक्षण नहीं होते हैं और हमें तभी पता चलता है जब हम स्क्रीन करते हैं, टेस्ट करते हैं। जी। भूपेंद्र जी, आजकल लोगों में ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन आपने पहले भी जिक्र किया मानसिक स्वास्थ्य का जी। तो मानसिक तौर पर वो स्वस्थ नहीं होते और लोगों का जहन उस तरफ आता ही नहीं कि उनको कोई मानसिक तौर पर परेशानी भी है जी। या कोई दिक्कत है। तो इस बारे में आपसे चाहेंगे कि आप योग की दृष्टि से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य सीधा सीधा हमारी इंद्रियों और हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है जी। तो इसके लिए हमारी इंद्रियों का और मन का प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है, या दूसरे शब्द में कहूं कि संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। इस संतुलन को बनाए रखने, इंद्रियों और मन के संतुलन को बनाए रखने के लिए योग अभ्यास जब किया जाता है तो उसमें कुछ आसन करवाए जाते हैं। आसन के बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव में आते हैं, वो आता प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद जब योग सत्र का अंत किया जाता है तो उसके बाद ध्यान की स्थिति करवाई जाती है और उसके बाद एक सत्र का अंत किया जाता है जी। तो जब भी हम योग अभ्यास करते हैं तो योग अभ्यास में क्या कर रहे हैं, शरीर को भी देख रहे हैं,
मन को भी देख रहे हैं, इंद्रियों को भी देख रहे हैं, और एक मन की शांति के साथ, मन की स्थिरता के साथ, मन की एकाग्रता के साथ एक सत्र का अंत किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि योग अभ्यास अगर कोई आदमी अपने जीवन में शामिल करता है तो वो क्या कर रहा है, शरीर को और मन को और अपने सात्विक विचारों को ग्रहण करने का कार्य कर रहा है। वो प्राकृतिक रूप से उसके अंदर आ रहे हैं जब वो 1 घंटा रोज अपने आप को दे रहा है। तो योग जो है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और मन से मनुष्य मजबूत बने, मन से मनुष्य आनंदित रहे, इसके लिए निरंतर कार्य कर रहा है, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और कुछ विशेष योगिक क्रियाओं के माध्यम से। जी, बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत सारी चीजें योग में समाहित हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए संपूर्ण मानव या संपूर्ण स्वास्थ्य हमें योग से मिल जाता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम विश्व पटल पर देखें तो विश्व में योग की स्थिति किस तरह से है, लोग किस तरह से देखते हैं योग को। केंद्र सरकार भी योग को प्रमोट करती है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारतवर्ष में लोग विदेशों से योग सीखने आते हैं। जी, आसन तो पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित हैं ही, लेकिन अष्टांग योग की बात करें तो अष्टांग योग भारत में ही है और लोगों को इसे सीखने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। जी, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिएगा, विश्व पटल की अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पर इस दौरान योग के 2 अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और वो 2 अंग हैं आसन और प्राणायाम। जी, आसन और प्राणायाम के क्षेत्र में विश्व स्तर पर बहुत उन्नति हो रही है और लोगों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, तब जाकर इतना इसका फैलाव हो रहा है। पहली बात तो यह है कि विश्व पटल पर इसकी जो भूमिका की आपने बात की, और दूसरी इसी में आपने आगे कहा कि ये जो योग, हाँ, अष्टांग योग है। सही मायने में अगर हम बात करें तो जो योग सही है, सही मायने में जो है वो अष्टांग योग ही है। अष्टांग योग का मतलब है 8 अंग, योग के 8 अंग, और वो जो 8 अंग है वो सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं। उनका जिक्र करना चाहूंगा मैं। वो जो 8 अंग है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज का जो युग आ गया है तो आज के युग में लोग क्या कर रहे हैं, आसन से शुरू कर रहे हैं। और योग शुरू कहां से होना चाहिए था? यम से शुरू होना चाहिए था। उसके बाद नियम आएगा, उसके बाद आसन आएगा, यम नियम आसन। आज शुरू कहां से कर रहे हैं? आसन कर रहे हैं। यम और नियम को छोड़ रहे हैं लोग। एक्चुअली यम और नियम क्या काम कर रहा है? यम और नियम हमें एक सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने का कार्य कर रहा है, हमारे विचारों को संतुलित करने का कार्य कर रहा है, हमारे विचारों में सात्विकता देने का कार्य कर रहा है। जब तक हमारा मन सात्विक नहीं होगा तब तक आगे उस लेवल में हम रिजल्ट ले पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसलिए जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग जिसके 8 अंग बताए गए हैं, ये हमें केवल यहाँ पर जो हमारी भारत की देवभूमि है वहीं पर देखने को ये चीजें मिलती है। इसलिए विदेश से लोग जो है खास तौर पर यम नियम सीखने के लिए, प्रत्याहार सीखने के लिए, धारणा ध्यान सीखने के लिए, या योग के जो गूढ़ रहस्य है जैसे कुंडलिनी हो गया, जैसे चक्राज हो गया, इन सब चीजों को सीखने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें यही देखने को योग क्षेत्र में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। आजकल की हम बात करें तो अभी नवरात्रे खत्म हुए हैं और भारतीय परंपरा हमारी कल्चर है तो लोग व्रत रखते हैं, रोजे रखते हैं। कोई भी फास्ट लोग रख रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतें कि उनमें कोई दिक्कत ना आए स्वास्थ्य को लेकर? यानी फास्टिंग का मेडिकल साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? फास्टिंग से शरीर के अंदर कई सारे जो आपके कोशिकाओं के लेवल पे जो चेंजेस आ जाते हैं जी। जब भी हम फास्ट करते हैं कि एनर्जी की डिप्रीवेशन होती है, कमी होती है, उससे विशेष तरह की प्रक्रियाएं जो कोशिकाओं के लेवल पे होती है जो हेल्प करती है उनकी रिजुविनेशन में जी, उनको रिपेयर करने, सेल के रिप को प्रमोट करती हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन जो बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सूजन का, वो उसकी मात्रा कम हो जाती है, लेवल्स कम हो जाते हैं। तो इन्फ्लामेशन ही एक मेजर कारण है शरीर के विभिन्न बीमारियों का, जैसे आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारियां हैं, कई सारे आपके डिजेनरेटिव डिजीज है, उसका मूल कारण ही इन्फ्लामेशन है जी। तो फास्टिंग से इन्फ्लामेटरी स्टेट कम हो जाती है। और जो लोग हम व्रत करते हैं उसमें भी डेफिनेटली हमारे ऋषि मुनियों के टाइम पे इस चीज के बारे में जानकारी रही होगी, तभी ये एक प्रथा बन गई है कि व्रत रखना है। तो व्रत हमारे डेफिनेटली हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए। और साथ ही साथ लेकिन ये है कि जिनको डायबिटीज वगैरह हो, खासकर अगर लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, दवाइयां देते हैं,
तो उनको थोड़ी केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे आपने गैप ज्यादा लगाया, डायबिटीज की दवाइयां खाई, तो शुगर होकर के कई बार सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ मैं यही कहूंगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनको फास्टिंग से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि दवाइयों का जो डोजिंग है किस तरह से रेगुलेट करें, ताकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं उसका अटैक ना हो और उनको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन से ना गुजरना पड़े। अदरवाइज फास्टिंग जो है एक हेल्दी व्यक्ति को अगर करते हैं वो डेफिनेटली अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए, कई सारी बीमारियों से बचाने के लिए एक कारगर माध्यम है। डॉक्टर साहब, जैसे हम रक्तदान की बात करते हैं तो रक्तदान भी एक तरह से हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा माना गया है, तो उसी तरह से उपवास करना भी हेल्दी लाइफ के लिए बेटर है। बिल्कुल, जैसे कि आपका रक्तदान तो यही है कि जैसे अगर आपका जो बोन मैरो है जहाँ ब्लड बनता है वो कॉन्स्टेंटली बनता रहता है, आरबीसी हर 3 महीने में वो रिप्लेस होते जाते हैं, तो ये क्योंकि अभी तक कोई ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकला है, जिस किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है तो उनको दान के तौर पर दिया जाता है। तो उसमें अगर फूड न्यूट्रिशनल इंटेक ठीक हो, आयरन की इंटेक ठीक हो, डेफिशिएंसी नहीं हो, तो ब्लड अपने आप बनता जाता है। व्यक्ति विशेष के लिए कोई ऐसा कोई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चिंता का विषय नहीं है, करना चाहिए। और फास्टिंग भी जैसे मैं बताया है कि कोई ऐसी इस तरह की कोई बीमारियां ना हो, तो फास्टिंग डेफिनेटली हमें हेल्प करती है हमें स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, जब योग की बात होती है तो योगासन के साथ प्राणायाम का भी जिक्र होता है जी। आपने पहले ही कहा कि योगासन के बाद प्राणायाम करते हैं, तो योगासन और प्राणायाम इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, और क्या योगासन के बिना भी प्राणायाम किया जा सकता है या दोनों को साथ करना जरूरी है? जी, सबसे पहले तो हम इन दोनों के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर में 5 कोश बताए गए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश जी। तो सबसे बाहर वाला जो कोश है हमारा अन्नमय कोश, अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए, अन्नमय कोश को बैलेंस में रखने के लिए योग में जो विधा है वो विधा है आसन। और उसके बाद आते हैं हम प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश में यानी कि प्राणों को संतुलित रखने के लिए, शरीर के अंदर प्राण हमारे बैलेंस में रहे, प्राण हमारे संतुलित रहे, हमारे जो शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों का जो चैनल है जिसके माध्यम से प्राण हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, तो वो सब चीजें बैलेंस में रहे, सब तक ऊर्जा पहुंचे, शरीर के छोटे छोटे भाग तक ऊर्जा पहुंचे, वो हमारे प्राणमय कोश का कार्य है। तो प्राणमय कोश को सक्रिय करने का कार्य, प्राणमय कोश को संतुलित करने का कार्य हमारा प्राणायाम करता है। तो देखिए अंतर तो हमें स्पष्ट हो गया कि जो आसन है वो हमारे शरीर को, यानी कि शरीर में जो सिस्टम्स है हमारे से शरीर की जो प्रणालियां हैं उनको संतुलित करने का कार्य करता है, और प्राणायाम बेसिकली प्राण के माध्यम से शरीर में प्राण के संचार का कार्य करता है। तो ये कोशों के माध्यम से हम इसके अंतर को समझ सकते हैं। तो ये तो रहा इसका अंतर कि दोनों में क्या अंतर है। और दूसरा इसी में आपने बोला कि दोनों को एक साथ करना जरूरी है। हाँ, दोनों को एक साथ करना जरूरी है। देखिए ये एक सीढ़ी है, आसन के बाद प्राणायाम ही आएगा। तो आसन के बाद जब प्राणायाम आएगा तो प्राणायाम करने के लिए आसन जरूरी है, लेकिन प्राणायाम करने के लिए जो आसन जरूरी है वो मेडिटेटिव आसन है, यानी कि ध्यानात्मक आसन है। सभी आसन को करने की जरूरत नहीं है, हमारा एक कोई ध्यानात्मक आसन हो, उस ध्यानात्मक आसन में बैठ करके हम प्राणायाम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के समय में क्या हो रहा है, आसन को बहुत विचित्र तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मैं खुद मल्टीमीडिया में देख रहा था कि कोई इंस्ट्रक्टर क्या कर रहे थे कि एक बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे थे और भुवनवन आसन के लिए उसकी दोनों टांगे खोल दी और ऊपर से पूरी तरह से वो ट्रेनर उसके ऊपर चढ़ गया। और इस तरह के देखने को मिल रहा है कि जबरदस्ती जो है शरीर को खींचने का प्रयास किया जा रहा है। ये सबसे गलत चीज है, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि इससे इंजरी ही होगी, इससे नुकसान होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। योग का मतलब है स्थिर सुखम आसनम। हमारा शरीर जितना हमारे को अलाउ करता है, जितना हम कर सकते हैं, केवल उतना ही उस अभ्यास को करें। जरूरी नहीं है कि भुजंग आसन की स्थिति जो पूर्ण स्थिति है वहीं तक पहुंचे हम उसकी अगर 10% भी कर पा रहे हैं उतना ही कीजिए, एक्स्ट्रा करने का प्रयास ना करें, जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करें जी। डॉक्टर पीसी नेगी जी, वर्तमान समय में हृदय रोगों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसकी जो बेसिकली जो डिजीज डेवलप करने की जो एक रिस्क रहता है जी,
उनके ड्यूरिंग फीटल लाइफ से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स की अगर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहा हो और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैटरनल न्यूट्रिशन एडिक्वेट ना रहा हो, तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं आगे जाकर उनको जो रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से हार्ट की डिजीज होते हैं, जैसे बीपी, शुगर वगैरह जो मैंने बताया था, उस तरह की चीजें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आज युवा में यही है कि बेसिकली यंग एज के अंदर ही फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गया है जी। एक तो जो साधन है जो एक्सरसाइज करने के, जैसे आपके पास प्ले ग्राउंड्स की कमी है, और दूसरा जो गैजेट्स आपके जो मॉडर्न गैजेट्स, कंप्यूटर्स है, मोबाइल है, ज्यादातर बच्चे बूढ़े सारे जो यंग जवान सारे मैक्सिमम टाइम आपका 24 आवर्स में अगर हम देखें चीनी गैजेट से बीतता है। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय नहीं है। निरंतर फिजिकल एक्टिविटी का कम होना और अनहेल्दी चीजों का जो सेवन है वो ज्यादा होना, जैसे कि फास्ट फूड का सेवन ज्यादा हो जिसमें फाइबर की मात्रा कम होती है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, तो इस तरह से मोटापा बढ़ता है। और मोटापा ही मेजर कारण है कई जो हार्ट की बीमारियां और कैंसर जैसे बीमारियों का। तो यही बेसिकली जो लाइफस्टाइल जो पिछले कुछ सालों में चेंज हुआ है हमारे प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी, वर्ल्ड ओवर, यही एक मेजर कारण है कि हम देख रहे हैं आज की हार्ट की जो मरीजों की तादाद है पहले के बनिस्बत काफी ज्यादा हो गया। डॉक्टर साहब, आपने जीवन शैली का जिक्र किया, अव्यवस्थित जीवन शैली, तो खास तौर पर युवा पीढ़ी का जो खान पान हो गया है, फास्ट फूड ले रहा है, जो रेडी टू कुक है, पैक्ड फूड है, तो इस तरह के जंक फूड का क्या असर पड़ता है हमारे शरीर पर या हमारे हार्ट पर? जो रेडी टू जो कुक जो ईट जो मील्स है, जो फास्ट फूड्स है, उसमें बेसिकली एनर्जी की मात्रा ज्यादा होती है, कैलोरिक जो मात्रा है, कैलोरीज की मात्रा ज्यादा होती है जी। और इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती है। जैसे हमें चाहिए होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे आपके कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, और विटामिन हुए, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी रहता है, उनकी मात्रा बिल्कुल कम रहता है इस तरह के फास्ट फूड्स में। और साथ ही साथ इसमें जो नमक की मात्रा है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा रहता है जी। तो इस तरह के भोजन का सेवन करने से मोटापा आता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कई सारी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि बेसिकली इस तरह के जो फास्ट फूड्स है, रेडी टू ईट फूड्स है, उसका सेवन कम से कम करें। खासकर शुगर की जो मात्रा है इन फास्ट फूड में, जो रेडी टू ईट जो फूड प्रोडक्ट्स है, उसमें शुगर की मात्रा भी ज्यादा रहती है सॉल्ट के साथ साथ। और शुगर एक मेजर कारण है कि मोटापा का, खासकर पेट के मोटापे का। जो लोग शुगर की सेवन ज्यादा करते हैं, जैसे चाय के तौर पर, मिठाइयों के तौर पर या फास्ट फूड के साथ में, उनमें जो फैट है लीवर के अंदर जम जाता है और पेट में उसका फैट का जमाव होता है। और ये इंपॉर्टेंट कारण है इंसुलिन के एक्शन को कम करने का, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिससे शुगर की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रेगुलेट करती है ये हार्मोन। और जब उसकी जो फंक्शन है मोटापे की वजह से, जो फैटी लीवर की वजह से, इंसुलिन का एक्शन कम होने की वजह से डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ता है और ये आगे जाकर के हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हाई ब्लड प्रेशर का भी जिक्र किया, तो हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों के बीच क्या संबंध है और इसे नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर एक मेजर इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक का जी। और हार्ट की कमजोरी के लिए, हार्ट को वीक करती है, जैसे कहते हैं हम हार्ट फेलियर। और जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनको स्ट्रोक होने के चांसेस खासकर ज्यादा रहते हैं। जिनको बीपी ज्यादा है उस तरह के लोगों में किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये जो मेजर इंपॉर्टेंट जो आज कॉमन जो हार्ट की बीमारी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं, वो सीधे तौर पर हार्ट हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा रहता है। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए हमें सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए कि ये ब्लड प्रेशर हो ही ना। उसके लिए बचपन से ही लाइफस्टाइल का तंदुरुस्त रहना बड़ा जरूरी है कि उनका खान पान ठीक हो, हेल्दी चीजों का सेवन ज्यादा करें, अनहेल्दी चीजों का सेवन कम करें, नमक का सेवन कम करें, धूम्रपान से दूर रहें, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें ताकि मोटापा ना हो। इन चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे और पीरियडिक फिर मॉनिटरिंग जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कई बार बीपी, इन सब के चलते भी कईयों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जब तक हम ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है। तो बीपी चेक करने से हम इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके या ड्रग्स के माध्यम से, हम इस तरह की जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर या स्ट्रोक, हम उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल भूपेंद्र जी, तनाव को एक मेजर कारण माना जाता है बीमारियों के लिए, तो तनाव मुक्त रहने के लिए योग के कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? साथ ही आप श्रोताओं को ये भी बताएं कि योग के कौन कौन से आसन हमारे स्वास्थ्य, खास तौर पर हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक लाभकारी हैं। जी, तनाव हमारी मन की एक स्थिति है
मन की विखराव की एक स्थिति है। जब हमारा मन एक ही समय में अनेक विषयों को ग्रहण करता है और वो जब अपने नियंत्रण से बाहर रहता है तो उस स्थिति को तनाव का नाम दिया जाता है। तो तनाव के लिए जो विशेष तौर पर जो अभ्यास करवाई जाती है योग में, वो अभ्यास जो हमारे मन को संतुलित करने का कार्य करता है, जो हमारे मन को एकाग्र करने का कार्य करता है, जो हमारे मन को स्थिर करने का कार्य करता है। इसमें विशेष मैं नाम लेना चाहूंगा आसन में, विशेष तौर पर हमारा ताड़ासन, हमारा वृक्षासन, हमारा नटराज आसन, वायुयान आसन, हमारा वक्रासन, ऐसे आसन जिसमें हम एक टांग पर बैलेंस में खड़े हो रहे हैं या पैर के पंजों के बल खड़े हो रहे हैं या हाथों के बल खड़े हो रहे हैं, जो बैलेंस बनाने का कार्य करेगा। इससे हमारे मन में एकाग्रता आनी शुरू हो जाएगी और जब एकाग्रता आनी शुरू हो जाएगी तो मन की जो विखराव वाली स्थिति है, बिखरने वाली स्थिति है, वो धीरे धीरे जो है समेटनी शुरू हो जाएगी। एक ये, और दूसरा आगे चलते हैं इसमें प्राणायाम की तरफ हम, तो प्राणायाम में भी मेनली प्राणायाम जो रहता है वो दो विशेष कंडीशन पे इसका अभ्यास किया जाता है। दो प्रवृत्तियों का रहता है, एक गर्म प्रवृत्ति का रहता है प्राणायाम और एक ठंडी प्रवृत्ति का रहता है। तो तनाव में जो व्यक्ति जाता है और उसको ठंडी प्रवृत्ति वाले प्राणायामों का अभ्यास करवाया जाता है, क्योंकि जितनी ठंडी प्रवृत्ति वाले प्राणायाम होंगे तो वो स्थिरता पैदा करेंगे, एकाग्रता पैदा करेंगे। तो स्थिरता और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जो है विशेष तौर पर ठंडी प्रवृत्ति वाले प्राणायामों का अभ्यास करवाया जाता है उस आदमी को, और रिजल्ट भी लगभग बेहतरीन देखने को मिलते हैं इसके माध्यम से। स्पेसिफिक अगर प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम की बात होती है जी, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, अनुलोम विलोम एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे प्राणों की गति को संतुलित करने का कार्य कर रहा है। यानी कि हमारी प्राणों की गति दो तरह से चलती है, एक सूर्य नाड़ी के रूप में चलती है, एक चंद्र नाड़ी के रूप में चलती है। सूर्य और चंद्र नाड़ी के बीच में संतुलन पैदा हो, उस संतुलन को पैदा करने का कार्य हमारा अनुलोम विलोम करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी संतुलित स्थिति में चलनी शुरू हो गई तो हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आना स्वाभाविक है। भूपेंद्र जी, योग के महत्व का बार बार जिक्र हो रहा है जी। तो क्या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी बीमारियों में योग और प्राणायाम से बिना दवा के भी नियंत्रण संभव है? देखिएगा, ये जो नियंत्रण वाली बात आपने कही, ये तो अभी शोध में चल रहा है ये सारा कार्य। लेकिन मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनके डायबिटीज लगभग नियंत्रित हुई है, जिनका ब्लड प्रेशर लगभग कंट्रोल हुआ है। तो एक अच्छे रिजल्ट की तरफ मैंने देखा है योग को इस क्षेत्र में। जी, हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मना रहे हैं और अभी अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सबसे नीचे रखता है। कहीं ना कहीं वो सब चीजों पर ध्यान देगा, ये भी कर लें, वो भी कर लें, पैसा भी कमाना है, कैरियर भी बनाना है, लेकिन स्वास्थ्य को सबसे नीचे ले आता है। तो आप कोई संदेश हमारे श्रोताओं को दें ताकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा अवेयर रहें। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य की जो इम्पोर्टेंस है लोग तभी रियलाइज करते हैं जब वो बीमार होते हैं जी। उस समय उनको रियलाइज होता है कि स्वस्थ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। उसमें सारे ये जो मटेरियलिस्टिक जो गेन पे जो आज हम कि इसमें आपाधापी में जो लोग उलझे हुए हैं वो सारा सेकेंडरी चीजें हो जाता है। तो इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमें खान पान पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमें हेल्दी चीजों का सेवन ज्यादा करना पड़ेगा, जिसमें सब्जियां, फल, इस तरह की जो चीजें वो ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और रिफाइंड ग्रेन से बनी चीजों का सेवन कम से कम करें। शुगर का सेवन बिल्कुल कम से कम करें। नमक का सेवन कम हो। धूम्रपान से दूर रहें। नियमित व्यायाम करें। अपना वेट नियंत्रित रखें और साल में कम से कम 20 साल के बाद अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराएं। और मैं यहाँ यही भी कहूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इसका जो डिजीज का ओरिजिन है, इस तरह की बीमारियों का जो रिस्क है इन यूट्रो ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है, जब बच्चा गर्भ पे पल रहा होता है, वहां से स्टार्ट होता है। उसमें आपको जो मदर की जो गर्भवती महिला है उसके पोषाहार के बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनको संतुलित भोजन खिलाएं, ओवर न्यूट्रिशन भी ना हो, अंडर न्यूट्रिशन भी ना हो और बैलेंस डाइट हो। अगर ये चीजें करे तो गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ डेवलप होगा, मेंटल डेवलपमेंट ठीक होगी, उनकी किडनी, आपके लिवर, उनकी पेंक्रिया, जो हर चीज स्वस्थ रखने के लिए इंपॉर्टेंट जो अंग है हमारे, वो ठीक से काम करेंगे। आपका मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक होगा और हार्ट का जो हेल्थ होगा वो भी ठीक होगा और आगे जा करके इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस काफी हद तक कम कर सकते हैं। जी, भूपेंद्र जी, आपका श्रोताओं को संदेश? मैं
श्रोताओं को संदेश ये देना चाहूंगा कि जितना भी हो सके प्रकृति के नजदीक रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पांचों के पांचों तत्व अगर हमारे शरीर में संतुलित हैं तो हम लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर इसका असंतुलन हमारे शरीर में हो गया तो विकार पैदा होने शुरू हो गए। तो इसके संतुलन की एकमात्र विधा है, वो ये है कि प्रकृति के जितना नजदीक हम रहेंगे उतना उत्तम रहेगा। सुबह जल्दी उठें, नंगे पांव जमीन पर चलना शुरू कर दीजिए, योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, खुले आसमान के नीचे मेडिटेशन कीजिए और ताजी हवा लीजिए। अपने लिए 30 से 40 मिनट इस चीज के लिए दीजिए और निश्चित रूप से आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो डॉक्टर पीसी नेगी जी और भूपेंद्र जी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और श्रोताओं को बेहद ज्ञानवर्धक जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज की परिचर्चा में हमने जाना कि स्वास्थ्य को बनाए रखना क्यों जरूरी है और किस तरह संतुलित जीवन शैली, सही खान पान और नियमित योगाभ्यास से हम बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए आइए इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर संकल्प लें कि हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे मगर प्रभावी बदलाव लाकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। इसी के साथ मुझे उज्जवल शर्मा को ये परिचर्चा समाप्त करने की अनुमति दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है समाचार एकांश के सहायक निदेशक श्री रितेश कपूर जी ने। नमस्कार।